देखो अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि जो एंजाइम होते हैं वो कौन से वाले मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। क्या सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं क्या? नहीं, बिकॉज सम आर न्यूक्लिक एसिड वाले। जैसे कि उसका अपन ने एग्जांपल क्या लिखा है, राइबोजाइम। आगे बढ़ते हैं, अपन ने एंजाइम की क्लास के बारे में बात कर लिया है। अब बात करेंगे जो एंजाइम्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो हो जाता है सिंपल और दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड। आवाज नहीं करें। जो सिंपल एंजाइम है उनमें केवल क्या होता है, प्रोटीन पार्ट। आपकी सांसों की भी आवाज मेरे तक नहीं आनी चाहिए। जो सिंपल टाइप के एंजाइम होते हैं उसमें केवल क्या होता है, प्रोटीन पार्ट। और जो कॉन्जुगेटेड होते हैं उनको बोला जाता है होलो एंजाइम्स या फिर होलोजाइम्स। ठीक है, होलो एंजाइम। ये जो होलो एंजाइम है, सीधे बैठ जाओ भाई। ये जो होलो एंजाइम है इसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज कोफैक्टर एंड सेकंड वन इज, अभी नोट नहीं करना है, एपो एंजाइम्स। एक तो कौन सा है, कोफैक्टर, और दूसरा कौन सा है, एपो एंजाइम। ये किसके पार्ट है, होलो एंजाइम के। ये जो कोफैक्टर होता है ये कौन सा वाला पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट। इट इज नॉन प्रोटीन पार्ट। और ये जो एपो एंजाइम है ये कौन सा वाला पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है। देन फर्दर ये जो कोफैक्टर होता है ना ये भी तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है। हाउ मेनी पार्ट्स, थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज कोएंजाइम, दूसरा वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो तीसरा एंजाइम है, जो तीसरा पार्ट होता है उसको बोला जाता है मेटल आयंस। कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयंस। ये जो कोएंजाइम होता है इट इज ऑर्गेनिक पार्ट। खड़ा हुआ यहां से पीछे चलो। इसको बोला जाता है, इसमें जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है। और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है इसमें ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। और अगर आपको एक बताना है तो आप कौन सा वाला बताएंगे, ऑर्गेनिक वाला बताएंगे। होते कौन से हैं, दोनों ही, लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस देनी है, प्रायोरिटी पे रखना है तो किसको रखोगे, ऑर्गेनिक वाले पार्ट को। और मेटल आयन में कौन से वाले होते हैं, इनऑर्गेनिक। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कोएंजाइम में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं। सबकी नजरें इधर होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल आ जाता है NAD। फुल फॉर्म बाद में पूछोगे, इससे बेटर है मैं अभी बता देता हूं। NAD का मतलब होता है निकोटिन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटिन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। एग्जाम्पल नंबर 2 है NADP। तो NAD का मतलब तो यही हो जाएगा, और P का मतलब हो जाता है फॉस्फेट। क्या ऐड कर देंगे, फॉस्फेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज FMN, फ्लेविन मोनो
न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और मोस्टली क्या आ जाती है इसमें, विटामिन आ जाती है। ये इसके क्या होते हैं, कोएंजाइम के एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जाम्पल की, तो इसमें आ जाता है हीम ग्रुप, और ये भी किस किस में मिलेगा, परऑक्सीडेज में, और दूसरा एंजाइम होता है केटालेज में, परऑक्सीडेज में और केटालेज में। अब बात करते हैं मेटल आयन की। मेटल आयन में आ जाता है जिंक आयन। कौन सा आयन, जिंक आयन, और ये इन्वॉल्व होता है किसमें, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन से हो सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये होता है एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये एंजाइम का क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब देखो ये जो होलो एंजाइम है, कौन है, होलो एंजाइम, ये इसके बिना क्या है, अधूरा है। अगर मैं एंजाइम में से, मतलब कि होलो एंजाइम में से कोफैक्टर को हटा दूं तो एंजाइम कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि कोफैक्टर इज क्रूशियल फॉर कैटालाइटिक एक्टिविटी of enzyme. Cofactor is crucial for the catalytic activity of enzyme. अगर मैं बोलूं if we remove cofactor, if we remove cofactor from hollow enzyme, तो पता है क्या हो जाएगा, एंजाइम विल बी नॉन फंक्शनल। अगर अपन ने होलो एंजाइम में से क्या हटा दिया, कोफैक्टर को रिमूव कर दिया, तो पूरा का पूरा जो एंजाइम है वो कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल। अब आपको देखो यहाँ पे मैच करने के लिए या फिर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि होलो एंजाइम बराबर क्या होता है। तो देखिए होलो एंजाइम बराबर क्या होता है, इधर तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम, कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम, कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम। अब देखो कोफैक्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयन। तो अगर मैं कोफैक्टर में क्या लिखूंगा, कोएंजाइम लिखूंगा, कोएंजाइम प्लस एपो एंजाइम, तो भी क्या होता है, होलो एंजाइम होता है। तो भी क्या होता है, होलो एंजाइम होता है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप प्लस एपो एंजाइम, तो भी क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मेटल आयंस प्लस एपो एंजाइम, तो भी क्या हो जाएगा, कोएंजाइम हो जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा, कोएंजाइम हो जाएगा। अगर आपसे 4 स्टेटमेंट आते हैं ना, 4 ऑप्शन आते होंगे आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है, और आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से, निम्न क्या मतलब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर, तो आप देख लेना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो ये पेयर होना चाहिए कि कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम, कोएंजाइम प्लस एपो एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम होलो एंजाइम, मेटल आयन प्लस एपो एंजाइम होलो एंजाइम। इसके अलावा जो भी आएगा सब कुछ क्या हो जाएगा, गलत। ये हो जाती है एंजाइम की बातें। और अब हम बात करेंगे एंजाइम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर affecting
एंजाइम एक्टिविटी फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हो सकते हैं जो मैं बता रहा हूं वो हो सकते हैं। एक तो हो सकता है पीएच, क्या हो सकता है पीएच। सेकंड हो सकता है टेम्परेचर, क्या हो सकता है टेम्परेचर। और तीसरा हो सकता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तीन बातें या फिर तीन फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं अफेक्ट कर सकते हैं, वो कौन सी है, पीएच है, टेम्परेचर है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब तो समझते होंगे ना, अमाउंट है। अब देखो इन दोनों के जो इफेक्ट है वो मैं एक साथ बताना चाहता हूं, बता दूं क्या, बता देता हूं। इधर हमने लिख दिया है टेम्परेचर और इधर हमने लिख दी है क्या, एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी। देखो जब अपन एंजाइम एक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, कर्व बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का कर्व दिखाई देगा। इसको बोला जाता है बेल शेप। हाँ, इधर तो देखो ये जो एंजाइम एक्टिविटी है कौन है, एंजाइम एक्टिविटी है, कौन है, एंजाइम एक्टिविटी है। वो इस टेम्परेचर पे तो क्या है, मैक्सिमम है। अगर मैंने इस टेम्परेचर से इधर मतलब कि टेम्परेचर डाउन किया तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मैंने इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर किया तो अभी एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अभी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही क्या कर सकता है, फंक्शनल काम कर सकता है। क्या कर सकता है, हाईली रिएक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हो जाता है, देखिए कि अगर मैंने टेम्परेचर को कम किया तो जो एंजाइम है वो कैसे हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और अगर मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाता है। डिजनरेट बोलूं या फिर डिस्ट्रॉय बोलूं, डिजनरेट मतलब खत्म हो जाता है, तबाही मच जाती है एंजाइम के अंदर। और इधर क्या होता है, खत्म नहीं होता है लेकिन इनएक्टिव हो जाता है। कब, अगर मैंने टेम्परेचर को कम किया तो या फिर मैंने ज्यादा किया तो। इसका मतलब कोई ना कोई तो टेम्परेचर रहा होगा जिस पर ये एंजाइम अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं। और याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था बायोकैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट में मैंने लिखवाया होगा कि ये थर्मो सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं और कब तक फंक्शन करेंगे, 40 से कम पे, 40 से कम पे। तो बेस्ट जो टेम्परेचर है वो कितना होता है इनके लिए, 37 डिग्री होता है। कितना होता है, 37। 40 से कम है कि ज्यादा है, कम है। उस टाइम पे भी मैंने लिखवाया था कि बिलो 40 ही कैसे रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। समझ गए बात को। अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूं पीएच के लिए। पीएच तो जानते ही होंगे ना। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा किसके लिए, पीएच के लिए। किसके लिए, पीएच के लिए। पीएच के लिए अगर मैं बात करूंगा ना तो सेम टू सेम ही बात ही रहती है, यही बात रहेगी किसके लिए, पीएच के लिए। लेकिन थोड़ा सा हमें क्या करना है, चेंज कर देना है बस। इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना वो एक ऑप्टिमम पीएच पर ही क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पे अपन ने पहले क्या लिखा था, टेम्परेचर लिखा था। अब अपन क्या लिख देंगे, पीएच लिख देंगे। इसका मतलब एक जो ऑप्टिमम पीएच है उस पर ही क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा रहती है। अगर मैंने पीएच को कम किया
तो भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैंने पीएच को ज्यादा किया तो भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे अपन ने यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर लिखा है, वैसी ऑप्टिमम पीएच जो होती है वो कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7 होती है। और इसके लिए भी जो कर्व आएगा वो किस शेप का आता है। अगर आज कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए जब अपन पीएच या फिर टेम्परेचर एंड एंजाइम एक्टिविटी के बीच में कर्व को ड्रॉ करते हैं तो जो कर्व जो बनता है, जो ग्राफ बनता है, उसका शेप कैसा रहता है, बेल शेप का रहता है। कर पाओगे आंसर, 4 नंबर आपकी झोली में आएंगे। हाँ, लेकिन आपको झोली तो फैलानी पड़ेगी ना, मतलब कि टिक तो करना ही पड़ेगा ना। क्या समझ गए भाई मेरे का क्रिकेट? ठीक है, आगे बात करते हैं। एक रूल होता है, ए जनरल थंब रूल। इज दैट पेन गिर गया है, देखो कोई बात नहीं है, पेन को उठाया जा सकता है, गिरे हुए इंसानों को उठाना मुश्किल है ना। इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाई हाफ। रेट या तो डबल हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी, किससे, हाफ से। इफ for every 10 degree Celsius change in either direction। ये देखो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सभी लोग इधर ध्यान देंगे क्योंकि चैप्टर जैसे खत्म होगा तो मैं वापस से अभी तुरंत ही पूछ लूंगा। अब देखो कि मान के चलिए कि मैंने टेम्परेचर कितना रखा, 5 डिग्री सेल्सियस रखा। कितना रखा, 5। अगर मैंने इसमें 10 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये 15। और फिर 10 ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 25। और फिर ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 35। ये जनरल थंब रूल क्या होता है कि जो रेट होती है किसकी, एंजाइम की, वो या तो डबल हो जाएगी या फिर हाफ हो जाएगी। किसके लिए, 10% चेंज के लिए। मैंने इसमें क्या किया है, +10। क्या किया है भाई, +10 किया है। +10 +10 +10। अच्छा, ये +10 किसका चीज का है, पीएच का है कि टेम्परेचर का है, टेम्परेचर का है। किसका है, टेम्परेचर का है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे कितनी थी, 5 थी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताओ, डबल। 5 का डबल कितना हो जाता है, 10। फिर मैंने 10% और बढ़ा दिया तो 10 का डबल कितना हो जाता है, 30। और फिर मैंने बढ़ा दिया 40 हो जाता है। एक तो ये है, या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूं, 5 नहीं लेकर के किससे स्टार्ट करेंगे अपन, 10 से। यहाँ पे कितना था, 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80। ये तो कब है कि जब मैंने +10 किया है तब। अगर मैं इस टेम्परेचर को अगर 10 कम भी तो करूंगा ना, 35 से अगर मैंने 25 किया तो जो पहले रिएक्शन कितनी थी, 80 थी, अब कितनी हो चुकी है, वो 40। देखो पहले वाले में तो क्या क्या था, किसी भी डायरेक्शन में अपन जाएंगे तो डबल हो जाएगा। डबल कब हो रहा है, देखो 10 से 20। अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो, अगर इसको अपन क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। एंजाइम की एक्टिविटी के लिए लिखा हुआ है, किसके लिए, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। अब एक स्मॉल टॉपिक, स्मॉल बच्चों के लिए एक स्मॉल सा टॉपिक में लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। स्मॉल टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर आपके लिए कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि आपको कौन पढ़ा रहा है, तालियां। यही तालियां तब मेरे को सुननी है जब आपका सिलेक्शन होगा, है ना। अब इधर देखो,
इधर अपन बात करेंगे सबस्ट्रेट की, किसकी? सबस्ट्रेट की। और इधर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है, या फिर मैं बोल देता हूं क्या है इधर, एंजाइम एक्टिविटी है। रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर एंजाइम एक्टिविटी है। तो देखो क्या होगा कि जब मैं धीरे धीरे हौले हौले स्लोली किसकी अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा, सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद में ये कैसा हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। जब मैं हौले हौले धीरे धीरे स्लोली सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। और एक टाइम के बाद में कैसा हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। हो गया है? इसका मतलब ये होता है कि इस अमाउंट या फिर इस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बाद में मैं कितना भी ऐड करूं, क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन को और इंक्रीज कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। मान के चलो कि मैंने, ये तो क्या है, इधर सबस्ट्रेट है ना, अगर पहले ये कितना है, यहाँ पे है S, अगर मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, S डैश कर दिया, तो ये कहां पे आ जाएगा? इधर तक आ जाएगा। लेकिन क्या इस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो रही है? क्या नहीं हो रही है ना? अरे हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही है। मैक्सिमम रेट से ज्यादा हो सकता है कि कभी नहीं होगा। उसके बाद में मैं चाहे कितना भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि जैसे 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 हम सबस्ट्रेट का अमाउंट या फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाती है। और जब ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी या फिर मैक्सिमम वी मैक्स तक, वी मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच जाती है एक्टिविटी, उसके बाद में आप कितना भी अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर लो, एंजाइम की एक्टिविटी या फिर रेट ऑफ वेलोसिटी नहीं इंक्रीज होगी। क्योंकि क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट। मान के चलिए, क्या करके चलना है? मान के चलना है कि आपके पास में कितने एंजाइम हैं? 10 एंजाइम है। कितने एंजाइम है? 10 एंजाइम है। अब बताओ, इस 10 एंजाइम के साथ में 10 सबस्ट्रेट ही तो बाइंड कर सकते हैं ना? 10 एंजाइम के साथ में 10 सबस्ट्रेट ही तो बाइंड कर सकते हैं ना इसमें। तो अपन ने क्या किया, 10 एंजाइम कैन बाइंड 10 सबस्ट्रेट। अब आप बोलोगे सर मेरे पास में तो कितने सबस्ट्रेट हैं? 20 सबस्ट्रेट हैं। कितने हैं? 20 हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरे पास अपने पास में एंजाइम तो कितने हैं? 10 ही हैं। तो अब जो 10 एंजाइम के साथ में जितने भी बाइंड होने चाहिए वो तो हो चुके हैं। अब आपके पास में एक्स्ट्रा कितने भी, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आपके पास में कितने भी सबस्ट्रेट हो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास में कितने एंजाइम थे? 10 थे। तो मैं उसके कितने सबस्ट्रेट बाइंड करवा चुका हूं? 10। अब आपके पास में 10 के ज्यादा, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। और ना ही मेरे को फर्क पड़ेगा, ना ही इस एंजाइम को फर्क पड़ेगा, और ना ही इस रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क पड़ेगा कि आपके पास में इससे ज्यादा कितने हैं। अरे जितने की जो चीज आनी चाहिए तो उतने पैसे होने चाहिए ना। अब आप ये थोड़ी ना कि मेरे को तो इससे भी ज्यादा पैसे हैं मेरे पास में, रखना भाई अपने पास में है तो। नहीं आया समझ में कि 10 एंजाइम है तो ये 10 सबस्ट्रेट से ही बाइंड कर सकता है। अब इससे ज्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 10 एंजाइम 10 सबस्ट्रेट के बाइंड करने के बाद में किस स्टेज में आ जाता है? सैचुरेशन में। जानते हो सैचुरेशन? इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितने सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड करने की है? 10 के साथ में ही बाइंड करने की है। उससे ज्यादा होंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। जितने इसको बाइंड करने थे ये हो चुका है। तो ये मैंने ग्राफ से समझाया है। अब देखो एक और चीज मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूं। ये है क्या, इसको मैं बोल दूंगा वी मैक्स। वी मैक्स का क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब इसका जो मैं, अगर मैं हाफ करना चाहूं तो वो कहीं पे इधर आ जाएगा ना। अगर मैंने आपको बताया कि एंजाइम कितने हैं? 10 है। 10 एंजाइम जब पूरे के पूरे बाइंड हो जाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर जो वेलोसिटी ऑफ जो रिएक्शन है वो कितनी आ गई है? 20 आ गई है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसका वी मैक्स बाई 2 कितना हो जाएगा? तो सिंपल है ना, 20 का हाफ कर देंगे कितना? 10। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? वी मैक्स
Y2। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए अगर Vmax आने के लिए मेरे को सबस्ट्रेट कितने चाहिए थे, S चाहिए थे, और अगर मेरे को Vmax Y2 तक लेके आना है तो क्या हो जाएगा, S डैश डबल डैश हो जाएगा, क्योंकि अपन ने सिंगल वाला इधर यूज कर लिया, या फिर उसको मैं हटा देता हूं, उसका कोई काम है नहीं है। ओके, समझ गए क्या? ये है एस और ये है एस डैश। अब इस एस डैश को ही बोला जाता है के एम। क्या बोलेंगे, के एम। काली माता नहीं, माइकलिस कांस्टेंट होता है। के एम बराबर क्या है, ये माइकलिस एंड मेंटेन्स कांस्टेंट। माइकलिस एंड मेंटेन कांस्टेंट होता है, और ये केम एक्चुअल में है क्या है, ये concentration of substrate at which velocity is Vmax by 2। concentration of substrate at which velocity of enzyme reaction is Vmax by कितनी होती है, Vmax by 2 होती है। अब ये जो ग्राफ लिखा है ना, इसकी अपन को क्या लिखनी है, थोड़ी सी हल्की सी थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है, थ्योरी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लिख दूं? ठीक। by the increasing substrate concentration, by the increasing substrate concentration, rate of reaction increase first। जब अपन धीरे धीरे हौले हौले स्लोली स्लोली क्या बढ़ाते जाते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो है इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली रीचेज टू Vmax। फिर वो अल्टीमेटली कहां पे पहुंच जाएगा, Vmax तक, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाएगा। अब इसके बाद में, किसके बाद में, इसके बाद में, आफ्टर दैट, या फिर मैं बोलूं फर्दर मोर, इफ वी इंक्रीज, ये एरो ऊपर लगा करके जो ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज। कटिंग करूं क्या, ठीक है। इफ वी इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, rate of reaction do not exceed more। तो अगर मैं उसके बाद में, जब एक बार रेट ऑफ रिएक्शन कहां तक पहुंच चुकी है, Vmax तक पहुंच चुकी है, उसके बाद में मैं कितना भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर लूं, क्या रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीज होगी, क्या क्या वो और एक्सीड होगी, क्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो एंजाइम है वो तो हमारे पास में लिमिटेड है। एंजाइम तो क्या है, लिमिटेड है, और वो अपनी किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, सैचुरेशन वाली स्टेज तक। बिकॉज, ये क्या लिखा है मैंने शॉर्ट में, बिकॉज लिखा है, बिकॉज एंजाइम्स आर फ्यूअर और लिमिटेड in number than substrate
concentration and after reaching saturation level no enzyme are free to bind any more substrate। ये लाइन समझ में आई कि जब सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएंगे तो जब अपने पास में एंजाइम ही फ्री नहीं है तो आप बाइंड किससे करवाओगे, और जब तक बाइंडिंग नहीं होगी तो आप रिएक्शन को कैसे एक्सटेंड करवाओगे। समझ गए क्या बात। केएम क्या होता है, माइकलिस एंड मेंटेन कांस्टेंट। केएम एक्चुअल में रिप्रेजेंट किसको करता है, अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज Vmax by 2। क्या है, Vmax by 2 होता है। अभी तो एक और देखो टॉपिक है लास्ट, छोटा सा टॉपिक है, आप सभी का ध्यान मेरे को इधर चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोला जाता है एंजाइम इनहिबिशन। 10 मिनट लूंगा बस मैं, 10 मिनट लूंगा, उसके बाद में कुछ कवरी दूंगा। तो लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, यू हैव टू रहना पड़ेगा चुप। एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन। अच्छा सिंपल सी बात बताओ, एंजाइम का मतलब तो आपको पता है, एंजाइम इज प्रोटीन। इनहिबिशन का मतलब क्या है, व्हाट इज इनहिबिशन, किसी भी चीज को रोक देना, किसी भी चीज को इनहिबिट कर देना, दैट इज कॉल्ड इनहिबिशन। सन प्रोसेस का नाम होता है सन। सन इज ए प्रोसेस या फिर फिनोमेना टू इनहिबिट समथिंग इज नोन एज इनहिबिशन। रिप्रोडक्शन का नाम सुना है, इंट्रोडक्शन का नाम सुना है, प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समथिंग इज नोन एज इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन का नाम सुना है, प्रोसेस ऑफ रेस्पायरिंग समथिंग इज नोन एज रेस्पिरेशन। वैसे ही क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इनहिबिटिंग समथिंग इज नोन एज इनहिबिशन। तो सबसे पहले इनहिबिटर की बात कर लेते हैं। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। हाँ, इनहिबिटर, इनहिबिशन इज प्रोसेस, और इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिट करने वाले को, इनहिबिट होने की प्रक्रिया को, इनहिबिट होने की प्रोसेस को तो क्या बोला जाता है, इनहिबिशन। लेकिन जो इनहिबिट करेगा उसको क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। समझ गए क्या बात को, देखो तो सही। अब these are chemical, these are chemical which when bind to एंजाइम, ये कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जब किसी एंजाइम के साथ में क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं, तो क्या कर देते हैं, देन स्लो डाउन और स्टॉप्स दी catalytic activity hence can decrease rate of reaction। ये जो केमिकल होते हैं जब किसी भी एंजाइम के साथ में जुड़ जाते हैं ना, पता है क्या कर देते हैं, उसकी जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है उसको या तो क्या कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे, या फिर उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और उसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज, कौन सा कॉज, बिकॉज एंजाइम्स आर
sensitive. Enzymes are sensitive to specific chemical. एंजाइम किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? कुछ स्पेशल या फिर स्पेसिफिक केमिकल के लिए सेंसिटिव होते हैं. Which can bind to enzyme. जो कि किससे बाइंड कर लेते हैं? एंजाइम से. एंड shut down the एंजाइम एक्टिविटी. और एंजाइम एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? शट डाउन कर देते हैं. कौन? ये केमिकल. कब? जब ये किसी ना किसी किससे जुड़ जाएंगे? एंजाइम से जुड़ जाएंगे. अब ये तो आपको पता ही होगा ना कि ये जो एंजाइम है वो कौन सी वाली साइड पे जुड़ेंगे? एक्टिव साइड पे जुड़ेंगे. और एक्टिव साइड क्या होती है? पॉकेट या फिर क्रेवाइसेज होती है, जो कि कौन से वाली स्ट्रक्चर से बन जाती है? टर्सरी स्ट्रक्चर से बन जाती है. सब याद है तुम्हें? ठीक है. हाँ, तो देखो ये जो केमिकल होते हैं, इन केमिकल को तो क्या बोल दिया जाता है? इनहिबिटर. क्या बोल देंगे? इनहिबिटर. जो कि क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं. और इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है? इनहिबिशन. सन का मतलब होता है प्रोसेस और फिनोमेना. इनहिबिट करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इनहिबिशन. और इनहिबिट करने वाले केमिकल को क्या बोलेंगे? इनहिबिटर. समझ गए क्या बात को? कौन इनहिबिट हो रहा है? एंजाइम. कौन कर रहा है? इनहिबिटर. लास्ट टॉपिक. 5 मिनट लूंगा. अरे 10 मिनट लेते ना तो 5 हो चुकी है. कोई बात नहीं है, 5वीं बार और सही. मत बोलो मेरे से, मत बोलो है ना. मेरे को बात ही नहीं करनी है आपसे. हाँ, आगे बात करते हैं. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. अरे हाथ तो आगे लाओ. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. पीछे खींचने के लिए तो दुनिया है ना, तुम तो कम से कम आगे रखो. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. इन दिस प्रोसेस. अरे लास्ट 5 मिनट का टॉपिक और बाकी है. इन दिस प्रोसेस. अरे मजाक से अटके. इन दिस प्रोसेस इनहिबिटर resembles morphologically मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है ना. अरे बातें मत करो, मैंने अभी बातें करने को बोला नहीं है ना. क्लास से 12वीं भेज देता हूं मैं फिर. रिजेम्बल्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. तो तेरे को क्या घिसड़ पिसड़ कर रहा है? सिमिलर विद सबस्ट्रेट. इनहिबिटर. इसमें क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो किसके जैसे दिखाई देता है? सबस्ट्रेट के जैसा ही दिखाई देता है. किसके जैसा दिखाई देता है? सबस्ट्रेट के जैसा देता है. और ये जो इनहिबिटर होता है ना, वो बाइंड कर लेता है. इनहिबिटर बाइंड्स विद एक्टिव साइट और एंजाइम. किसके साथ में बाइंड कर लेता है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ में. दिस प्रोसेस पढ़ाई वढ़ाई बंद करें क्या? दिस प्रोसेस इज कॉम्पिटिटिव एंड ऑल्सो रिवर्सिबल. This process is competitive and also reversible because reversible का मतलब होता है, कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कंपटीशन होता है. इनमें देखो इनहिबिटर में और सबस्ट्रेट में
एक्टिव साइट के लिए जुड़ने के लिए क्या होता है कंपटीशन की पहले कौन जुड़ेगा? ये बकरी की तरह क्या करती है ना? और करती है तो ढंग से करो फिर थोड़ा, है ना? रिवर्सिबल, दिस प्रोसेस इज कॉम्पिटिटिव एंड आल्सो रिवर्सिबल बिकॉज, चुप रहेगी कि थोड़ी देर कि कुछ सुन के ही मानेगी? बिकॉज बाय इंक्रीजिंग substrate concentration, inhibitor can detach from active site. तो देखो इसमें क्या होगा कि अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया है किसके साथ में? एक्टिव साइट के साथ में, लेकिन वो फिर वापस से क्या हो सकता है? रिवर्सिबल हो सकता है, बिकॉज वो अपनी एक्टिव साइट से क्या हो सकता है? डिटैच हो सकता है। और वो डिटैच होने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना है। और जैसे अपन ने उसको इंक्रीज किया, ये जो सबस्ट्रेट है, जो इनहिबिटर जो बाइंड हुआ था वो वहां से हट जाएगा। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो कैसे हो गई है? रिवर्सिबल हो गई है। लास्ट इसके एग्जाम्पल में पहला आ जाता है, एक एंजाइम होता है खड़ा हो वहां से, आगे आजा। एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम का नाम है। इसका जो सबस्ट्रेट होता है, कटिंग खड़ा हो जल्दी से, 1 मिनट लगेगी, जल्दी खड़े हो, क्लास से बाहर निकल। हाँ जल्दी से खड़ो। इसका जो सबस्ट्रेट है उसका नाम होता है सक्सिनेट। कौन सा होता है? सक्सिनेट होता है। अब देखो ये तो सबस्ट्रेट है और इसका जो इनहिबिटर है उस इनहिबिटर का नाम पता है? मेलोनेट होता है। क्या होता है? मेलोनेट होता है। ये एंजाइम है, इसके साथ में जुड़ना तो कौन चाहिए था? सक्सिनेट, लेकिन जुड़ कौन जाता है? इनहिबिटर मेलोनेट। क्योंकि ये सक्सिनेट और जो मेलोनेट है वो आपस में दिखने में कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब दिखने में एक जैसे हैं तो एंजाइम के साथ में बाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन को इसको जुड़ने से रोकना तो क्या करना पड़ेगा? इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, PABA पावा। अरे हंसते क्या हो रहे? फॉलिक एसिड। पावा का फुल फॉर्म होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसको कोई एक एंजाइम होता होगा। इसको एक एंजाइम है जो कि PABA को किस में कन्वर्ट करवा देता है? फॉलिक एसिड में। इसका मतलब जब इस एंजाइम से ये जुड़ेगा, ये एंजाइम है, इसके लिए सबस्ट्रेट कौन है? पावा है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉलिक एसिड में। लेकिन होता क्या है, इस सबस्ट्रेट के जैसा ही दिखने वाला एक क्या हो जाता है? इनहिबिटर होता है। कौन होता है? इनहिबिटर, जिसको बोला जाता है सल्फा ड्रग। तो अब होता क्या, इस एंजाइम से कौन जुड़ जाएगा? सल्फा ड्रग। तो बताओ फॉलिक एसिड बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। और जो फॉलिक एसिड होता है ना, इसका काम क्या होता है? नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। हमारी बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया आते हैं ना, उनको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? फॉलिक एसिड चाहिए। अब एक बात बताओ, डॉक्टर कई बार क्या करता है, अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है ना आपकी बॉडी में, किसका इन्फेक्शन? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, तो आपको क्या दे देता है? ड्रग देता है, सल्फर ड्रग, जिसमें सल्फेट ज्यादा होता है।
वो क्या कर देता है, इस पावा की जगह पे कौन जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। बताओ फॉलिक एसिड बन पाएगा क्या? फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ कर पाएंगे क्या? नहीं कर। बैक्टीरिया जब ग्रोथ नहीं करेंगे तो आपको जो भी बीमारी होने वाली है उससे आप बच सकते हो। तो ये काम किसमें आ जाता है जो सल्फर ड्रग है? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। करिए नोट।